नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 14 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सब लोग जानते हो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ। यहां पर हम सिर्फ डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया मेरे पास यहां पर क्या है, इस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरीके से यहां पर मैंने आपको दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से डाइपोल को रख दिया और हम सब जानते हैं इसका एक सिरा कैसा होगा, प्लस क्यू होगा और दूसरे पर क्या होगा, माइनस क्यू होगा। इस पर यहाँ की ओर फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई फोर्स लगेगा और यहाँ की ओर फोर्स लगेगा कितना, इतना ही, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अज्यूम कर लो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P है, जो कि इस तरह से है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और अज्यूम कर लिया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इंटेंसिटी कितनी बोल दी, E बोल दी, जो क्या है, यूनिफॉर्म है। अब इस डाइपोल को एक बार गौर से देखो, इस डाइपोल की इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रिस्पेक्ट में कुछ पोजीशन है और उस पोजीशन को मैं किससे दिखा सकता हूं, इस एंगल से दिखा सकता हूं। जब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा डाइपोल मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, एक्चुअली मैं किसको दिखा रहा हूं, इस डाइपोल की पोजीशन को दिखा रहा हूं इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी पोजीशन की वजह से, या बोल सकते हैं इसी ओरिएंटेशन की वजह से, इसके पास क्या होती है, कुछ एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैं बोल रहा हूं वही मैंने यहां पर लिख दिया है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा देखो, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई। डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल है। अब बारी किसकी है, कैलकुलेशन की, कि भाई कि कैसे हम इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इन डालो क्या, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रीडिंग क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये थोड़ा सा क्या होता है ना, ट्रिकी काम होता है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी काम है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना होता है, हमको मैथमेटिकल स्टेप यूज करने होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन जनरल बात करूंगा, फिर मैं एक स्पेशल केस लूंगा जो किसके लिए होगा, डाइपोल के लिए होगा। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि हम इन जनरल कैसे पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं। और जो पहली लाइन बोलूंगा वही आपको चौंका देगी। पहली लाइन ये है कि हम कभी भी किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं करते हैं, हम हमेशा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ऐसे नोट, ये हिडन डालना, इसके नीचे से नोट करके लिखना। पहला नोट तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ऐसे पॉइंट बना के लिखना, वी ऑलवेज फाइंड डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी between two points, ठीक है। यानी अगर कोई आपसे ये बोल रहा है ना, किसी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, तो वहां पर भी हम इनडायरेक्टली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही फाइंड कर रहे हैं। अभी हम समझेंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। फिलहाल मैंने लाइन लिखी यहां पर कि वी ऑलवेज फाइंड डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। मैंने मान लिया मेरे पास दो पॉइंट ये हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसे मैंने क्या बोल दिया, इनिशियल पॉइंट आई, और इसे मैंने क्या बोल दिया, फाइनल पॉइंट एफ। मैं इसको पॉइंट 1, पॉइंट 2 बोल सकता हूं। मैं इन जनरल बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि इस पॉइंट आई पर जो मेरा पोटेंशियल है वो कितना है, यू आई है, और पॉइंट एफ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, यू एफ है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ अब अगर कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैंने फिर तो यू आई और यू एफ कैसे निकाला, तो
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किस तरह से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक भी नहीं बोलेंगे, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। हम एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो मैं लिख के चल रहा हूं, बेहतर समझ में आएगा। तो अब अगला पॉइंट बना के लिखो इस तरह से, टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी at any point at first we define a reference point and at that point potential energy इज जीरो। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है भाई। अब देखो, अब मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरा वो पॉइंट कौन सा है, ये आई जो पॉइंट मैंने लिया था ना इनिशियल पॉइंट, माना जो आई पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में यहां से लिखो, इफ नेक्स्ट लाइन से इफ आई इज आवर रेफरेंस पॉइंट देन पोटेंशियल एट आई यानी यू आई विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट आई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एक काम करो, ये जो मेरे पास मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको इसमें यूज करो, क्या निकल के आ जाएगा देखो। यहाँ से मेरे पास डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू आई की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो क्या निकल गया मेरे पास, यहाँ से यू फाइनल इज इक्वल टू डेल्टा यू निकल के आ गया। देखो गौर समझना बात को, मैंने निकाला क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निकल के क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एफ। यानी जब मैं किसी एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहा हूं, एक्चुअल में मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, दो पॉइंटों के बीच चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहा हूं, जिसमें से पहला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है भाई। बस इतना ही फर्क है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक काम कर रहे हैं, मैंने इतना बोल ही दिया है तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्या आ जाए, बेहतर समझ में आ जाए। ये आपने पहले भी बहुत बार किया हुआ है, बस आपने इसकी फील नहीं ली है। मैं आपको फील दिलाऊंगा, देखो कि कब हम ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। एग्जाम्पल ऐसे लिख के चलेंगे। एक चीज आपको याद आ रही होगी, बचपन में आपके सर आपसे बोलते होंगे, मैंने भी अपने जो बच्चे हैं क्लास 9 के क्लास 10 के उनसे बोला है कि अगर ये मेरे पास क्या है, अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज अवर जेड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट जेड इक्वल टू जीरो एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आई आपको, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। तो जो ये z इक्वल टू जीरो पॉइंट है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। उसी तरह से आपने सुना होगा कि अगर मेरे पास ये स्प्रिंग और मास का एक सिस्टम है यूं करके, और यहां पर इस तरह से एक मास लगा हुआ है, और ये क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इसे मैंने क्या बोल दिया, x इक्वल टू जीरो बोल दिया। तो इस x इक्वल टू जीरो पर हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई, जीरो होगी। इसका मतलब ये x इक्वल टू जीरो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है इस सिस्टम के लिए। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, पेंडुलम के बारे में सबने सुना हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है, और यहां पर मैंने कितना बोल दिया, z इक्वल टू कितना है, जीरो है, यानी ये जस्ट अर्थ की सरफेस को टच कर रहा है। ओके, तो क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, माना इधर से ले गया ऑसिलेट होके इधर पहुंचा, फिर कहां पहुंचेगा, इधर आएगा, फिर कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा इस तरह से। ओके, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी, जीरो होगी। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको, यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है। मैं जीरो होगी, वैसे तो मिनिमम होगी, मैं जीरो होगी इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जस्ट ये क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। तो दिस पॉइंट इज एक्ट लाइक ए रेफरेंस पॉइंट। तो ये कहानी किसकी है भाई, रेफरेंस पॉइंट की है। आपने ये चीज पहले भी
पड़ी हुई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ऐसा पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बोला कि हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं फिर समझो जरा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, आप भी लिखो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बाई एक्सटर्नल फोर्स या फिर टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होती है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस पूरे लेक्चर की क्या है, ये जान है भाई। ये समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल दो, ऐसे कैसे लिख दिया जरा समझो। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, कौन सा वाला, ये अर्थ की सरफेस वाला, ठीक, क्योंकि आपने पहले भी देखा हुआ है। तो ये अर्थ की सरफेस है, ये z इक्वल टू जीरो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। यानी यहाँ पर अगर मैं इसको यू आई बोलूँ तो यू आई की वैल्यू कितनी है, जीरो है इस पॉइंट पर। ओके, मैंने क्या किया, मैंने एक मास को यहाँ से पकड़ा, यहाँ पर एक मास रख दिया मैंने जिसका मास कितना है, m है। इस पॉइंट पर इस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। मैं इसको यहाँ से उठाया कहाँ ले गया, h हाइट पर ले गया, उठा के मैं कहाँ ले गया, इधर पे ले गया, और इस मास को मैंने यहाँ रख दिया। ये कितना है मेरे पास, z इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू कितनी है, h है। यानी ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज इक्वल टू h। ये किसके बराबर है, h के बराबर है। अब अगर मुझे इस मास को यहाँ से उठाना है तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना नीचे को क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है बताओ, mg के बराबर लग रहा है। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। और इतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाऊंगा मैं। तो वर्क डन बाई मी, या बोलते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, कितना हो जाएगा बताओ। दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया मैंने, mg लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, h हो गया। तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया, mg h निकल के आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन दिस mg इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg h निकल के आ जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखो जो मेरे पास डेल्टा यू है वो किसके बराबर होगी। अगर मैं यहाँ बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू एफ है, तो दिस इज इक्वल टू यू एफ माइनस का यू आई, दिस इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, मैंने क्या निकाला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला। अब देखो मेरी खुशनसीबी है कि मेरा जो इनिशियल पॉइंट था वो कहाँ पर है, रेफरेंस पॉइंट पर है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, तो जीरो पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना आ गया ये, यू एफ माइनस का जीरो इज इक्वल टू एम जी एच। तो ऐसा करते ही क्या निकल के आया, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट z इक्वल टू h, या फिर u फाइनल निकल के आ गया, दिस इज इक्वल टू एम जी एच। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। आपने इसे क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h बोला था। एक्चुअल में ये क्या है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हम कभी भी फाइंड नहीं करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत फील आ रही होगी। अगर फील आ चुकी है तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, और मेन मुद्दा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अब लिखना क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मिटाऊं मैं, तो मिटा रहा हूं। ठीक, नाउ अगेन अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, इस तरह से यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपको साफ साफ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ओके, लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये ई है, जो कि इस डायरेक्शन में है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल एट सम एंगल थीटा रख दे रहा हूँ। जो मैंने डायपोल रखा हुआ है कितने एंगल पर रखा हुआ है, यहाँ से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक, तो ये कितना हो गया, माइनस क्यू है, ये कितना है, प्लस क्यू है। इधर क्यों कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई के बराबर। इधर क्यों कितना फोर्स लगेगा, माइनस का क्यू ई के बराबर। और माइनस साइन क्या दिखा रहा है, अपोजिट। ठीक है, और इसका डायपोल मोमेंट कहाँ की ओर होगा, इन दिस डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल, एंड दिस डायपोल मोमेंट हम सब जानते हैं P इक्वल टू, यहाँ बोलते हैं हाँ, दिस P इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, Q इंटू 2L के बराबर होता है। और हमने कल डिस्कस किया था
कि जैसे मैं इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा एट सम एंगल, तो उसमें क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। एंड दिस टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर पढ़ा था। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू पी ई, कितना आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा आ जाएगा, जहाँ पर थीटा क्या है, पी और ई के बीच का एंगल है। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ मुझे निकालना क्या है, सिंपल चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि हम तो वैसे तो निकालते नहीं, किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल तो निकाल नहीं सकते, हम सिर्फ क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वहां पर एक रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे जैसे हमने यहां पर किया था। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जो किसका बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। अब देखो, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल टॉर्क, तो ऑब्वियसली बात है एक्सटर्नल टॉर्क। देखो ये टॉर्क कहां को लगेगा, ऐसे अंदर की ओर, ठीक है, ऐसे घुमा रहा है इसको ये यू करके, तो जो एक्सटर्नल एजेंसी हो कैसे काम करेगी, ऐसे। मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ये ऐसे था पहले, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, छोटा सा एंगल, बहुत छोटा एंगल, कितना घुमाया मैंने, ऐसे घुमा दिया। पहले डायपोल ऐसे था, मैंने ऐसे घुमा दिया इसको, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, या मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बाहर से कुछ एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, जिसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पी ई साइन थीटा के बराबर होगी। जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, एम जी के बराबर थी, उसी तरीके से यहाँ पर लगने वाले मिनिमम टॉर्क की वैल्यू, जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, पी ई साइन थीटा के बराबर होगी। और टॉर्क लगाने के बाद मैंने अज्यूम किया, अब मेरा डायपोल इस तरह से क्या हो गया है, कुछ एंगल पर रोटेट हो गया है, ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, ये माइनस क्यू चार्ज है, और जिस एंगल से मैंने इसको रोटेट किया, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, लेट अस से दिस एंगल इज डी थीटा, ठीक है, ये एंगल कितना है मेरे पास, डी थीटा है। तो क्या निकालूंगा यहाँ से मैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल टॉर्क टू रोटेट डाइपोल बाई डी थीटा। बताओ दिस वर्क डन, देखो डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन विल बी ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। दिस वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। ये कैसे लिखा मैंने, देखो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स होता है, जहां डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एफ क्या है, फोर्स है। अगर टॉर्क है फोर्स का एनालॉगस है, तो डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल उसका एनालॉजी मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ये तो क्या निकला, एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा करने में कितना वर्क डन किया, आंसर है भाई इतना वर्क डन किया। लेकिन अगर मैं एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहता हूं, तो जो एंगल की वैल्यू होनी चाहिए, जिस एंगल से मैं उसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, वो मेजरेबल होनी चाहिए, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, जिसको मैं क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये तो क्या है, डी थीटा क्या है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। नाउ अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि इफ वी डिस्प्लेस दिस डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, तो नाउ वर्क डन टू रोटेट, जब मैं डिस्प्लेस बोल रहा हूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है, टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। बताओ क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, दिस इज θ1 टू θ2 आ जाएगी। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपल डब्ल्यू हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ θ1 से कितना आ गया, सॉरी अंडर रूट है, दिस इज अवर इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2। ये वैल्यू पुट कर दो टाउ की, कितना है मेरे पास, पी ई साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ डी थीटा आ जाएगा, ठीक। देखो W इक्वल टू पी मेरे पास क्या है, डायपोल मोमेंट जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। E यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो कितना आ जाएगा ये पी ई इंटीग्रेशन
फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, अंदर कितना बच गया ये साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, कॉस थीटा होता है, तो W इज इक्वल टू पी ई, साइन का इंटीग्रेशन कॉस या माइनस कॉस, माइनस कॉस होता है, कितना होता है माइनस का कॉस थीटा, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी थीटा 1 से थीटा 2। एक काम करो, उस माइनस को बाहर ले आओ, तो W विल बी इक्वल टू माइनस का पी ई, और अंदर कितना बच गया कॉस थीटा 2 माइनस, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1, ये आ गया। तो दिस इज अवर वर्क डन। ओके, तो मैं इसे मिटा रहा हूं। एक काम करो, जो माइनस साइन है उसको भी अंदर पहुंचा दो, तो यहां से मेरे पास W विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा, पी ई तो बाहर रहने दो, माइनस साइन अंदर गया तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, इसे क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क डन will be equal to change in potential energy, between थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 में जाने में जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो किसके बराबर होगा, इस वर्क डन के बराबर होगा। तो यहां से मेरे पास डेल्टा यू दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एट थीटा 2 माइनस डेल्टा एट थीटा 2 थीटा 1, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया ये पी ई, ब्रैकेट के अंदर कितना आया कॉस थीटा 1 माइनस कितना आ गया कॉस थीटा 2 आ गया। ठीक है, नाउ यहां से मेरे पास तो सेड इज सम इक्वेशन नंबर 4, इसे क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। ये तो क्या निकला मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकला जब मैंने डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 क्या किया डिस्प्लेस किया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि थीटा 2 पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी ये निकालना चाह रहा हूं। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा 1 को एज ए रेफरेंस पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ वी वांट फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल, तो लिख के चलो, इफ वी वांट potential energy at some angle, then we have to define reference point, and for this system theta equal to 90 degree act as a reference point। अब बताओ भाई, अगर थीटा इक्वल टू 90 एज ए रेफरेंस पॉइंट है तो थीटा की इस वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सो u फॉर 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 90 विल बी इक्वल टू 0। इसलिए हमने यहां पर क्या किया, एक पॉइंट डिफाइन किया या बोलते हैं एक एंगल डिफाइन किया, दैट एंगल इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और जो क्या है रेफरेंस पॉइंट है, इसका मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। नाउ इन इक्वेशन नंबर 4, लेट तो थीटा 1 है वो 90 डिग्री है, यानी इनिशियल में डायपोल कहां था, 90 डिग्री पर था विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो थीटा 2 है वो कितना है मेरे पास, थीटा है। तो देखो क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा क्या, ये लिखूं मैं, ये कितना आ जाएगा थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तो यू थीटा यानी पोटेंशियल एनर्जी एट सम एंगल थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये पीई, अंदर कितना आ गया cos 90 माइनस कितना आ गया cos थीटा, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज।
cos 90 कितना होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 0 होता है। और u 90 कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, u थीटा विल बी इक्वल टू PE, और ये कितना आ गया cos 90 0, और ये कितना आ गया माइनस का cos थीटा। तो यहाँ से मेरे पास u थीटा विल बी इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट सम एंगल ठीक। जब कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर होगा, तब उस एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी भाई, इतनी होगी, u थीटा इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको गौर से देखो, एक्चुअल में ये भी क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि जो पहला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ओके। अगर ये बात समझ में आई, अब जरा समझना कि थोड़ा ये समझ लेते हैं कि क्यों हमने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लिया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को ही हमने क्यों रेफरेंस पॉइंट लिया। एक बार इसको समझ लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में आएंगे, तो इसको मिटाऊं मैं, तो वाई वी चूज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एज ए रेफरेंस पॉइंट, लेट्स सी इट, ठीक। देखो इक्वेशन नंबर 4 क्या है मेरे पास, ये है कुछ इस तरह से, u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इज इक्वल टू कितना है ये PE, और अंदर कितना है cos थीटा 1 माइनस कितना आ गया cos थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे कुछ मैंने लिखा हुआ है, ओके। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये PE cos थीटा 1 माइनस का कितना आ गया ये PE cos थीटा 2 आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस का PE cos थीटा 2, इसको मैंने पहले लिख दिया, फिर माइनस साइन लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस साइन लगा दिया, और ये कितना आ जाएगा, देखो PE cos थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पूछते हैं फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट सब एंगल थीटा। इस ब्रैकेट के अंदर चीज को देखो, ये जो चीज ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल एट एंगल थीटा 2, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा 1। तो ये जो टर्म है यहाँ पर, ये किसके बराबर है, दिस इज u थीटा 2 के बराबर है, जो कि यहाँ से हम कंपेयर भी करा सकते हैं। और ये किसके बराबर है, जो ब्रैकेट के अंदर है विद नेगेटिव साइन, तो दिस इज u थीटा 1 के बराबर है। अब देखो, अगर मैं u थीटा पर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, u थीटा 1 को 0 होना पड़ेगा, यानी थीटा 1 को रेफरेंस पॉइंट होना पड़ेगा। और थीटा 1 रेफरेंस पॉइंट कब बन पाएगा, जब ये पूरा कितना होगा, 0 होगा। इफ थीटा 1 इज रेफरेंस पॉइंट, देन इसका मतलब क्या हुआ, दिस u थीटा 1 विल बी इक्वल टू 0, और u थीटा 1 कितना है मेरे पास, माइनस का PE cos थीटा 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल के आया मेरे पास, cos थीटा 1 इक्वल टू 0, और cos थीटा 1 0 कब होगा, व्हेन थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। दैट्स वाई वी से दैट कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम। दिस टाइप ऑफ सिस्टम करने का मतलब क्या हुआ, जब हमने डायपोलो कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को रेफरेंस पॉइंट लिया, क्योंकि इस एंगल पर उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तो अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 4 हो गया था, इसको क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 5 बोल दो, ठीक है। अब एक बार इक्वेशन नंबर 5 को देखो, ये P क्या है, डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बन रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ P एंड E, डॉट प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। ये मिटाऊं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। देखो नाउ इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज
पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का पी ई इंटू कॉस थीटा है। हमने एक चीज डिस्कस की है क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इस माइनस साइन को हटाओ, इस ब्रैकेट के अंदर देखो, तो जो ब्रैकेट के अंदर चीज है वो यही तो है या नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास यही तो है, ये वाली चीज। कंपेयर कर दोनों को, यहाँ पर ए की जगह कितना है पी है, ई की जगह कितना है बी की जगह कितना है ई है, तो ई थीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का पी वेक्टर डॉट कितना आ जाएगा, ये ई वेक्टर। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ, अनदर फॉर्मूला या बोलते हैं दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5a बोल दो इसको, इसका नाम क्या दे दो, 5a बोल दो, ठीक ना। अब इस इक्वेशन नंबर 5 हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट केस ले सकते हैं। इन इक्वेशन नंबर 5, इन इक्वेशन 5 डिफरेंट केसेस। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा हूं मैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बोल रहा हूं। कितना बोल रहा हूं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पहले जीरो पर देख लेते हैं, थीटा इक्वल टू जीरो पर, कहां देख लो, थीटा इक्वल टू जीरो पर देख लो। तो थीटा इक्वल टू जीरो पर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ई, और डायपोल भी कैसे होगा, ऐसे रखा होगा, दिस इज अवर पी, ये डायपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी तो जीरो हुआ। अगर थीटा इक्वल टू जीरो है तो यू थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है भाई। तो यहाँ से मेरे पास यू थीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का पी ई आ गया। दिस इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल व्हेन इट इज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। दूसरा देखो, केस सेकंड ले लो यहाँ पर, केस सेकंड। तो केस सेकंड के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें तो पता ही है कितना होगा, बताओ कितना होगा, बिना कैलकुलेट किए बताओ। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे है और डायपोल मेरा कैसे है, ऐसे है, ठीक है। दिस इज माय डायपोल विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कितने को पोटेंशियल एनर्जी, जीरो, ठीक है। कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इन दिस केस यू थीटा विल बी इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस 90 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। अब बात किसी करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड में क्या आ जाएगा बताओ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है और डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, या इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी पैरेलल बोल देंगे, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास यू थीटा इक्वल टू कितना आया, माइनस का पी ई कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 कितना होता है, बच्चा जानता है भाई, कॉस 180 -1 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, -1 आ जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू सिंपल पी ई। तो यू थीटा विल बी इक्वल टू पी ई। तो ये 3 केस निकल के आए। इन 3 केस को देखकर बताओ कि इस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। और जब मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, जो बोल रहा है कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 है, वो मेरे यहां से मार खाएगा, क्योंकि 0 नहीं है, कितनी है, -PE है। तो दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वन इज मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी की, मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आता है क्वेश्चन कभी कभी, बताओ कि एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आंसर है कितनी होगी, माइनस का PE। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, प्लस का PE। 90 डिग्री पर कितनी होगी, 0। ठीक है, बात समझ में आई इतनी, ओके। नाउ एक क्वेश्चन ले लो लास्ट में जाते जाते, और बहुत बार बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पहले डायपोल, एक डायपोल है, वो इनिशियली अपनी मिनिमम स्टेट पर रखा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम है। फिर उसको घुमा के कहां ले जाता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट में ले जाता है।
बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है। देखो क्वेश्चन अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कुछ ऐसा है, पहले मेरा डायपोल ऐसे रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे है, पहले मेरा डायपोल ऐसे रखा हुआ है, यानी थीटा इक्वल टू कितना है 0 है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू कितना है माइनस का पी ई के बराबर है। फिर मैंने क्या क्या इसको घुमाया और कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही है, डायपोल की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और इसको मैं P1 बोल दूँ, और इस केस में P2 घुमाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम, विच इज इक्वल टू प्लस का PE। और ये कहा जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्या निकालो, डेल्टा यू निकालो, बताओ कितना हो जाएगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 कितना आ जाएगा, U2 की वैल्यू कितनी है PE है, और माइनस, फिर माइनस का कितना आ जाएगा ये PE आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ PE आ जाएगा। दिस इज अवर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ PE आ गया, ठीक है। तो इन दिस वे we find change in potential energy in between maximum potential energy state and a minimum potential energy state, ठीक। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। कहाँ गया वो फॉर्मूला, ओके मिट गया। उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस PE cos थीटा के बराबर होती है। और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है, जब एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है या पाई के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होती है, जब हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और जब हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये क्या था आज के हमारे इस लेक्चर का पूरा सार था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तो भाई गला भी बैठ गया है, तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।